नमस्कार, जनमंच में आप सभी का स्वागत है। चंबल की लहरों के बीच में बसा एक शहर कोटा कभी औद्योगिक नगरी कहलाता था, पर उद्योग का मतलब बदल गए। उद्योग के मतलब व्यावसायिक उद्योग में बदलते बदलते कहीं न कहीं शिक्षा के उद्योग में बदल गया ये शहर। कहते हैं 15 से 20 लाख की आबादी का ये शहर, और हर साल यहाँ पर 2 लाख स्टूडेंट पलायन करते हैं, आते हैं जाते हैं पढ़ने के लिए, खासकर यहाँ के कोचिंग सेंटर्स, जिन कोचिंग सेंटर्स का पूरे हिंदुस्तान में बहुत बड़ा नाम है। परंतु अब जाकर कहीं न कहीं जो युवा पीढ़ी यहाँ आती है वो कहीं एक मानसिक दबाव के साथ आती है, और मानसिक दबाव के साथ यहाँ पर जीती है। यहाँ पर अब गैंग वॉर्स चालू हो चुकी है, यहाँ पर बच्चे आत्महत्याएं करने लगे हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। परंतु आइए आज इस सारी चर्चाओं के बीच में हमारे साथ जो मुख्य धारा में जो हमारे बीच में यहाँ पर अतिथि हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ के निजी संवाददाता भंवर सिंह जी के पास आना चाहता हूँ और उनसे जानना चाहता हूँ कि ये युवा पीढ़ी जो कोटा में आती है, पढ़ने के लिए आती है खासकर, और यही युवा पीढ़ी जब भटकाव के रास्ते पे जाती है तो कुछ अलग रास्ते भी अपनाती है, अपनी ज़िंदगी के साथ भी खेल जाती है, लोगों की ज़िंदगी के साथ भी खेल जाती है, अपनी पढ़ाई के मुद्दों से भटक जाती है, और इस कोटा को एक नए कहीं ना कहीं दागदार कोटा में तब्दील होने की पोजीशन पे आ जाता है। क्या कहना चाहते हैं? चंबल की लहरों में शिक्षा की हिलोर, यहाँ रोज होती है ऊर्जा की भोर। कहते हैं कि चंबल की जो लहरें हैं उनमें शिक्षा की हिलोर होती है। यहाँ पे 20वीं सदी के आखिरी दशक में वीके बंसल ने कुछ छात्रों के साथ एक बैच शुरू किया था, और आज कोटा की कोचिंग हजारों करोड़ के कॉर्पोरेट घरानों में तब्दील हो चुकी है। लेकिन कोटा की इस कोचिंग का जितना सुखद पहलू है, इतने ही यहाँ के दुखद पहलू भी इस कोचिंग के हैं। कोटा में पिछले कुछ समय से सिलसिलेवार ढंग से हो रही आत्महत्याओं ने इस शहर को सिटी ऑफ कोचिंग से सिटी ऑफ सुसाइड में तब्दील कर दिया है, और ये एक तरह से कोटा के माथे पर बदनुमा दाग है। ये तो सच्चाई है कि 20वीं सदी के आखिरी दशक में जब कोटा के उद्योग खत्म हो रहे थे तो कोचिंग ने इस शहर को संभाला, और यहाँ पे कोचिंग नाम की एक इंडस्ट्री पैदा हुई। लेकिन अब कोटा एक डेथ पॉइंट में तब्दील होता जा रहा है। सपने बेचने वाला ये शहर, टॉपर देने वाला ये शहर, लेकिन इस शहर में आने वाले 1.5 से 2 लाख छात्रों में बड़ी तादाद ऐसे छात्रों की है जिनके माता पिता उनको लेने आते हैं, अपने कंधों पर ढोकर लाश के रूप में यहाँ से लेकर जाते हैं। आखिर क्यों कोटा में चंबल की ये गोद जहाँ शिक्षा की हिलोरें चलती है, आखिर क्या वजह है कि लगातार डेथ पॉइंट में तब्दील होती जा रही है? इन्हीं कारणों की पड़ताल करने के लिए आज जनमंच का सफर कोटा में है। भंवर सिंह जी, एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ। जो पिछले दिनों एक घटना हुई यहाँ पे गैंग वॉर की, एक लड़के को करीब 50 जनों ने मिलकर मारा, परंतु क्या बात हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, किस लिए हुई, ये सारी बहुत कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की बात है। परंतु क्या आपको लगता है कि कहीं इस तरह की गतिविधियाँ भी यहाँ पे पनप रही? जी हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। कोटा की कोचिंग एरिया में लगातार आपराधिक तत्व जो हैं उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं संरक्षण मिल रहा है। लगातार आपराधिक तत्व यहाँ पे पनप रहे हैं, उनको संरक्षण मिल रहा है। बड़ी तादाद ऐसे छात्रों की है जो कि कोचिंग नहीं करते हैं लेकिन कोटा में रहते हैं। आखिर इनका काम क्या है? ऐसा लगता है कि कहीं के वो लाइजनर और दलाल बन गए हैं। जो छात्र बिहार से आते हैं, यूपी से आते हैं, एमपी से आते हैं, यहाँ तक कि पूर्वोत्तर से भी छात्र कोटा में कोचिंग करने के लिए आते हैं, उन छात्रों को कौन सी कोचिंग में एडमिशन दिलाना है, कहाँ उनको हॉस्टल दिलाना है, और स्कूल में जाना नहीं है लेकिन अटेंडेंस हो जाए, इसकी व्यवस्था भी कहाँ पर करनी है। इस तरह के जो लाइजनर पैदा हुए हैं, इन्होंने यहाँ पे हॉस्टल और मेस और पीजी उन्होंने लीज पे ले लिए हैं, और वो इनका संचालन कर रहे हैं। इसकी आड़ में कहा यह तक जा रहा है कि कोटा के कोचिंग एरिया में मादक पदार्थों की तस्करी का भी एक बड़ा रैकेट बन गया है। बहुत विडंबना की बात है कि पढ़ाई के इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं हम बात दूसरे तरीके से कर रहे हैं। अभिलाष शर्मा हमारे बीच मौजूद है। मैं युवा लोगों के बीच से ही इस कार्यक्रम को शुरू कर रहा हूँ। एबीवीपी से हमारे बीच में यहाँ पे मौजूद हैं अभिलाष शर्मा। क्या कहना चाहते हैं? ये जो सारी बात हुई अभी इन सारी चीज़ों पर, जहाँ पर आप लोगों के बीच में से युवा निकलते हैं, यहाँ से छात्र निकलते हैं, उन छात्रों की इस परिधि के बीच में आप क्या सोचते हैं? सबसे पहली बात तो जो यहाँ के कोचिंग संचालक है उन पे किसी बात का कोई दबाव नहीं है, ना उन पे सरकार का दबाव है, ना उन पे पुलिस का दबाव है। वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपनी मर्जी की फीस ले रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं छात्रों को भय होता है कि गांव से आने वाला एक छात्र जिसके माँ बाप मजदूर हैं, किसान हैं, वो इस प्रकार की फीस किस प्रकार अरेंज करते हैं, और उसके बावजूद यहाँ लाखों लोग फीस लेके लाखों रुपया फीस ले रहे हैं, और बड़ी बड़ी मंजिलों में जो तब्दील हो रही है कोचिंग है, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये उन किसानों से आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जब बच्चा देखता है उसके मार्क्स नहीं आ रहे, और कहीं अपने माँ बाप से शक्ल नजरें मिलाने के लायक नहीं रह पाता, तो ऐसा कदम उठा सकता है वो कि वो आत्महत्या कर सकता है। दूसरी रही गैंगवार, तो गैंगवार में सबसे महत्वपूर्ण जो हाथ रहा है वो कहीं ना कहीं पुलिस का भी रहा है,
क्योंकि जब छोटी मोटी जो घटनाएं यहाँ पर कोटा में होती है तो उसको वहाँ पुलिस जो थाना है तो वो उसे दबा देते हैं। दोनों पक्षों को बुलाकर वो अपने ही लेवल पर एक नया कानून निकालते हैं, समझौता एक्सप्रेस, और वो समझौता करा के उनको भेज देते हैं। तो वहां से ही उनका डर कानून के प्रति बिल्कुल खत्म हो चुका है। 10 स्टूडेंट्स 12 स्टूडेंट्स से मैं लगभग मिला हुआ हूँ, वो कहते हैं कानून क्या है, कानून तो बिकता है। ये साफ बात हुई है मेरी उनसे, हमने भी इसमें सर्वे किया है। और रही आत्महत्याओं के बाहर, तो आज कोचिंग जो एलन कोचिंग है उसके बाहर हमने 200 की संख्या में प्रदर्शन किया है। उसको बात को हर मीडिया ने दबाया है, ना यहाँ के लोकल अखबारों ने छापा, ना यहाँ की लोकल न्यूज ने दिखाया। मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो कोटा में जो कोचिंग संस्थान है, जो लगातार छात्रों की आत्महत्याएं हो रही है, इसमें कहीं ना कहीं कोचिंग संचालकों का भी बहुत बड़ा हाथ है। कैसे? आपको याद होगा थोड़े दिन पहले प्रशासन ने अक्टूबर नवंबर में प्रशासन ने एक मीटिंग बुलाकर कोचिंग संचालकों को निर्देश दिए थे कि आप हर वीक में एक दिन छुट्टी करिए छात्रों की, आप एक दिन में इनका यहाँ पर मोटिवेशन, जो बच्चों का डिप्रेस नहीं हो, बच्चों के लिए ऐसी क्लास लगाई जाए। लेकिन वो एक बिस्तर में रह गई। वो प्रशासन की भी मैं बहुत बड़ी ढील समझता हूँ कि ऐसे जो आदेश जो आप कोचिंग संचालकों पे लागू नहीं कर सकते, ऐसे आदेश क्यों बनाते हो, और जिनके कारण छात्रों को ये करना पड़ रहा है। छात्र यहाँ पर डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, कोचिंग संचालक उनके ऊपर दबाव बना रहा है कि आप मार्क्स लाइए, मार्क्स लाइए। जब ये गैंगवार हुआ, आपने भी पढ़ा होगा, जब ये आरोपी जिनके ऊपर जिन्होंने गैंगवार, इनके 16 मुकदमे दर्ज है थानों में, और इनकी उम्र 16 साल बताई जा रही है। क्या पुलिस रिकॉर्ड खंगालती नहीं है? मैं पुलिस प्रशासन पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है तो कि एक यहाँ पर बाहर से आए हुए छात्र जो 16 मुकदमे थानों में दर्ज है और उनकी उम्र भी छुपाई जा रही है, इससे शर्म की बात क्या है? आप इनको यहाँ पर छात्रों में एक पुलिस प्रशासन का योगदान है गैंगवार कराने में। यहाँ पे लूंगा एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद पुनः आपसे मुखातिब होता हूँ। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। मैं बहुत सारी बातें आ गई, मैं यहाँ पे सवाई सिंह जी गोदारा साहब के पास आ जाता हूँ। पुलिस अधीक्षक शहर कोटा हमारे बीच बैठे हैं। गोदारा साहब, बहुत सारी बातें निकल कर आई बात, परंतु मुझे जहाँ तक लगता है, जहाँ कुछ चीज़ें जो घूम फिर के आपके महकमे के लिए आ रही है, परंतु उस महकमे के साथ साथ जहाँ आप लोग जहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ जो बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं बाहर से, क्या उनका प्रोटोकॉल या उनके बारे में थानों में कहीं बहुत सारी सूचियाँ हैं, मौजूद हैं? देखो, ऐसा है कि यहाँ कोचिंग बहुत बड़ा सेंटर है और मैं मानता हूँ ये कोचिंग ही कोटा की शान है। और जैसा बात कर रहे हैं वक्ता, ऐसी स्थिति नहीं है। जहाँ तक गैंगवार की बात आई तो बच्चे 10वीं पास करने के बाद में यहाँ कोचिंग के लिए आते हैं और 12वीं पास करने के बाद चले जाते हैं। तो उनका जो एज ग्रुप है वो 16 से 18 साल होता है जी। 16 से 18 साल के जो बच्चे होते हैं उनको हम बच्चे कहेंगे। वो गैंगवार उनके लिए शब्द प्रयुक्त करना मैं उचित नहीं मानता। हाँ, उनमें आपस में क्षेत्र के हिसाब से, भाषा के हिसाब से या एरिया के हिसाब से ग्रुप बन जाते हैं और उनके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं। बाकी इनका कोई संगठित ऐसा कोई ग्रुप बना हुआ हो या जिनका कोई लेटर पैड बना हुआ हो या ऐसा एक फॉर्मल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो, ऐसा अभी सामने नहीं आया। मैंने एक सवाल आपसे इसीलिए भी पूछा था कि यहाँ जिस तरीके से बच्चे आ रहे हैं, क्या इन बच्चों के सारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ तक तो ठीक है, परंतु जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, क्या उनके सबके डाटा यहाँ कहीं किसी के पास मौजूद होते हैं? जो बच्चे यहाँ ट्यूशन के लिए आते हैं और जो कोचिंग में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों के डाटा कोचिंग सेंटर के पास है। परंतु जो बच्चे यहाँ कोचिंग नहीं कर रहे हैं और पहले कोचिंग करते थे, परंतु अब वो, जैसा कि पहले हमारे यहाँ के स्थानीय रिपोर्टर ने बताया कि वो जो यहाँ उनके क्षेत्र के जो बच्चे आते हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए, उनको सुविधा देने के लिए उन्होंने काम शुरू कर दिया है। मैं मानता हूँ ऐसे बच्चों की संख्या यहाँ है पर बहुत ही कम है। ऐसे बच्चों को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है
और उनकी जो गतिविधियां हैं उनको नियंत्रित करने के लिए हम निवारक कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे बीच में डॉक्टर एमएल अग्रवाल साहब बैठे हैं, मनोचिकित्सक। मैं उन तक आना चाहता हूँ, डॉक्टर एमएल अग्रवाल साहब तक आना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो यहाँ पर चल रही थी, अभी बात हो रही थी कहीं कि बच्चों के बीच में ड्रग्स की बात कर रहे थे, बच्चों के अपने संवेदना की बात कर रहे थे। क्या लगता है कि एक मेंटल प्रेशर भी उन बच्चों को ड्रग्स की ओर ले जाता है, या फिर माँ बाप का जो प्रेशर है, माँ बाप का प्रेशर है, दूसरे बच्चों के मार्क्स बढ़ने का प्रेशर है, क्या ये भी उनको आत्महत्या की ओर खींचता है क्या? जहाँ तक हम आत्महत्या की बात करें तो जैसे गोदारा साहब ने बताया कि ये केवल स्टूडेंट्स तक सीमित नहीं है। ये नेशनल एवरेज में देखा जाए जी, 2013 की रिपोर्ट हम क्राइम ब्यूरो की देखें तो 10.4 डेथ्स 1 लाख के ऊपर नेशनल एवरेज है। तो यहाँ भी 1.5 लाख बच्चे हैं और उनमें भी इस तरह की संभावना होती रहती है, होने की संभावना रहती है। आत्महत्या के जहाँ कारणों की बात किया जाए तो हम केवल ये नहीं कह सकते कि ये केवल कोचिंग का स्ट्रेस है या पढ़ाई का स्ट्रेस है, उसकी वजह से आत्महत्या होती है। आत्महत्या जो होती है उसके WHO के जो कारण हम देखें, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो कहता है 80% जो आत्महत्याएं होती हैं वो मानसिक रोगों की वजह से, मानसिक विकार की वजह से होती हैं। और उनको यदि समय पे डायग्नोसिस करके सही इलाज दिया जाए तो उनको रोका जा सकता है। उसमें भी नहीं, एक चीज़ बताइए डॉक्टर साहब, एक बच्चा बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहा है, बहुत तरीके से पढ़ाई कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, हाँ जी, और वो बच्चा इमीडिएटली अपने आप को सुसाइड की ओर कहीं परिवर्तित कर लेता यही है। मैं बताने जा रहा हूँ। ये मानसिक विकार कहाँ से हुआ? मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि अच्छा खासा पढ़ रहा है, मैं कारण बता रहा था आपको। मानसिक विकारों में सबसे बड़ा किलर होता है डिप्रेशन, और डिप्रेशन जो होता है उसकी वजह से आत्महत्या करते हैं। और यदि डिप्रेशन को दबाने के लिए कोई नशे का या अल्कोहल का सेवन किया तो संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। अब डिप्रेशन की बात जहाँ करते हैं हम अक्सर ये समझते हैं कि डिप्रेशन हालात की वजह से होता है, पढ़ाई के तनाव की वजह से हो गया, घर वालों की वजह से हो। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी अभी हेल्पलाइन में पिछले महीने 3 ऐसे केस हमने जो उसी रोज़ आत्महत्या करने जा रहे थे उनको बचाया, और उन सब के अंदर एक में मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर था, एक में बाइपोलर डिप्रेशन था, और उन घर वालों को बुला के एक में OCD की वजह से डिप्रेशन हुआ था। तो ये सब चीज़ें हैं, उनको भी हमें लुकआउट नहीं करना चाहिए। ये विश्व लेवल की स्टडी के आधार पे हैं। दूसरी चीज़ जो है, जहाँ तक और कारण है कि इस टीन एज में बच्चे यहाँ आते हैं और उस बच्चों के अंदर हार्मोनल चेंजेज आते हैं, सेक्सुअल चेंजेज आते हैं, फिजिकल चेंजेज आते हैं, और वो जो सेक्सुअल चेंजेज, हार्मोनल चेंजेज होते हैं उनको शेयर करने को कोई नहीं होता। सेक्स एजुकेशन हमारे यहाँ होता नहीं, और वो धीरे धीरे जो नॉर्मल फिजियोलॉजी होती है उसको एबनॉर्मल समझने लग जाते हैं, और उसकी वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं और धीरे धीरे आत्महत्या की और अग्रसर हो जाते हैं। गोदारा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं इधर से? हाँ सर, बताइए। जहाँ तक आप सुसाइड के कारणों की बात कर रहे हैं तो इसमें जो जांच से सामने आए हैं वो 4-5 मोटे मोटे कारण मैं संक्षिप्त में बता देता हूँ। सबसे जो बड़ा कारण आया है सामने वो ये है कि उनके पेरेंट्स की बहुत बड़ी अपेक्षाएं और उसके अनुरूप बच्चों का रिजल्ट नहीं दे पाना। दूसरा जो कारण सामने आया है वो ये है कि बच्चों को कोचिंग सेंटर में सेग्रीगेट कर दिया जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा कारण है। जो बहुत टैलेंटेड बच्चे होते हैं उनके बैचेज अलग बना देते हैं, और जिन बच्चों में बहुत कम क्षमता होती है उनको पीछे कर देते हैं। जी। तो बच्चे में स्ट्रेस और डिप्रेशन का कारण यहीं से शुरू हो जाता है। दूसरा मोटा कारण ये है। तीसरा जो कारण सामने आया है, बच्चे मीडियम फैमिलीज और हायर मीडियम फैमिलीज के जो होते हैं वो अच्छे माहौल में तैयार होते हैं, उनको उस कदर यहाँ खाना नहीं मिलता, माहौल नहीं मिलता, तो नए माहौल में अपने आप को आत्मसात नहीं कर पाते, और अपने आप में खाना भी ढंग का नहीं मिलने से उनके कुछ व्याधियां शुरू हो जाती है, और उनके कुछ पेट संबंधी विकार होने से उनमें डिप्रेशन आ जाता है। चौथा जो बहुत बड़ा कारण नहीं है परंतु कारण है वो है कि इस उम्र के बच्चे एक दूसरे से जब अफेक्शन होता है तो प्यार में जो धोखा खाने की बात है या चीटिंग की बात है, तो ये भी कुछ कारणों में, छोटे कारणों में ये थोड़ा सा कम होगा शायद, ये बहुत 10% पे प्यार मोहब्बत इश्क की बातें कम होती होगी। मैं गोदार साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये कारण अपन ने देखे हैं वो सुपरफिशियल कारण से, इनके पीछे गहराई में यदि मंथन अग्रवाल साहब, एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ, प्रीति सेन भी बैठी है हमारे बीच में, मैं उनसे बाद में बात करूंगा। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि जब इतना बड़ा जखीरा यहाँ पर बच्चों का आता है तो क्या आप डॉक्टर्स लोग भी कभी कुछ कैंप्स लगाते हैं इस तरीके के इन लोगों को टेंशन रिलीव करने के लिए, डिप्रेशन रिलीव करने के लिए? ऐसा है कि
हम एक हेल्पलाइन यहाँ कोटा में चलाते हैं जिसका नंबर जरूरी नहीं कि हेल्पलाइन पे हर कोई फोन करे, आपसे बात करे। तो उसके तो इस लिए तरह के कुछ कैंप्स चालू किए जा सकते हैं बच्चों बिल्कुल के किए लिए? जा सकते हैं। केवल कैंप्स ही नहीं चालू किए जा सकते। हाँ। यदि मैं आयोग जो आई थी दिल्ली से उसको भी सजेस्ट किया था और वो नोट भी लेके गए हैं कि इन बच्चों का यदि हम कुछ हमारे पास इन्वेंट्रीज होती हैं उनका बेसिक स्क्रीनिंग करें, यदि ये हमें अलाउ करें वहाँ पे, तो हम उनका स्क्रीनिंग करके पहले से पता लगा सकते हैं किसमें साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, किसमें डिप्रेशन है, चलिए। और उसको हम बचा सकते हैं। यहाँ पे लूंगा एक छोटा सा ब्रेक के बाद पुनः आपसे मुखातिब होता हूँ। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में जिस इंतजार था, सांसद कोटा बूंदी ओम बिरला साहब हमारे बीच जुड़ चुके हैं और साथ ही मेयर कोटा बीजेपी से महेश विजय जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अब इस चर्चा को लेकर मैं यहाँ पर जो बात करना चाहता हूँ, मैं आना चाहता हूँ भवानी सिंह जी राजावत साहब के पास, जो विधायक लाडपुरा कोटा हमारे बीच बैठे हैं, उन तक बात करना चाहता हूँ। सर, जब हम मीडिया में जब गैंग वॉर की बात आई और बहुत सारी बातें आई, वर्ड में फिर बदल रहा हूँ क्योंकि गोदारा साहब बोल रहे थे कि हम उसे वर्ड को गैंग वॉर नहीं कह सकते, बच्चों का आपसी झगड़ा कह सकते हैं। तब एक तलखी भरा स्टेटमेंट आपका भी आया था कि यहाँ जिस तरीके से बच्चे आ रहे हैं, बच्चों ने जिस तरीके से बातें करी है, बच्चे जिस तरीके से बात करते हैं, क्या लगता है आपको कि क्या वाकई में अब कोटा की वो हालात हो गए हैं कि जिसको संभालना थोड़ा मुश्किल सा हो गया? देखिए, कोटा में औद्योगिक पतन के साथ ही कोचिंग का उभार शुरू हुआ और कोचिंग कोई हुकूमतों की देन नहीं है। सही कह रहे हैं। ये शैशव अवस्था में किस तरह से अभाव और अव्यवस्थाओं में कोचिंग के संचालक आज जो बहुत बड़े स्तर पर हैं, उन्होंने कोचिंग की शुरुआत करी और आज कोटा की पूरी इकोनॉमी इन कोचिंग के ऊपर निर्भर है जी। सकारात्मक पहलू तो यह है कि कोचिंग ने कोटा का नाम देश और दुनिया में आलोकित किया। और जो तात्कालिक मुद्दे को लेके आप सवाल कर रहे हैं कि ये जो आपराधिक प्रवृत्ति कोचिंग में बढ़ी है और कहीं आत्महत्या का दौर चला है और हत्या का भी दौर शुरू हुआ है, उसको लेके पूरा कोटा शहर, हम जनप्रतिनिधि सब चिंतित हैं। और मैंने जब हाल ही में ये एक छात्र की जघन्य हत्या हुई और उसके जो कारण आए निकल कर जी, कि छात्रों में गैंगवार है, छात्रों में कहीं बिहार टाइगर फोर्स, कहीं दूसरी टाइगर फोर्स और इस तरह की फोर्सों का गठन हुआ है और उसके बाद अपराध बढ़े, कहीं दबाव डालकर मोबाइल छीन लेना, पैसे छीन लेना गैंगवार बनाकर, और उसको इतना दबाव में मानसिक यातना के दौर में पहुंचा देना कि कहीं वो आत्महत्या पे उतारू हो। और जहां तक डॉक्टर साहब ने भी बताया, आत्महत्या का कारण मैं समझता हूं, एसपी साहब ने भी बताया कि आत्महत्या का जो रेशो है वो तो नगण्य है, लेकिन गंभीर चिंता का विषय है कि आत्महत्या क्यों। मैं इसके लिए जिम्मेदार उनके पेरेंट्स को, बच्चों के पेरेंट्स को सबसे ज्यादा मानता हूं। बात सही कह रहे थे कि वो तो लालू यादव बनना चाहता है, वो नरेंद्र मोदी बनना चाहता है और घर वाले उसको डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हैं, तो उसकी इच्छा के विपरीत उसको अध्ययन की तरफ धकेलना, तो उसको कहीं न कहीं मानसिक अवसाद की ओर धकेलना है और इसीलिए वो आत्महत्या करता है। चलिए, पंकज मेहता जी बैठे हैं, महासचिव पीसीसी कांग्रेस से हमारे बीच यहाँ पर। ये बहुत सारी बातें हुई साहब, परंतु मैं अभी तक भी इस दुविधा के बीच में फंसा हूँ। और जैसा राजावत साहब कह रहे थे कि शायद कोचिंग का भी इसमें कोई हाथ नहीं है, इस शहर में सबसे बेहतर चल रहा है, कोचिंग का मामला सबसे बेहतर चल रहा है, मैं अभी तक सहमत नहीं हो पा रहा हूँ। क्या आपको क्या लगता है? दुर्भाग्य यही है कि हम भ्रम में जी रहे हैं। कैसे? जो कोटा के बारे में भ्रम जाल फैलाया जा रहा है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, खंडन करते हैं। जैसे आत्महत्या की संख्या को लेकर भ्रामक प्रचार हो रहा है, आत्महत्या के कारणों को लेकर भ्रामक प्रचार हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, आत्महत्या कहाँ नहीं होती, किस वर्ग में नहीं होती? 55 साल की, 65 साल की महिलाएं आत्महत्या कर लेती है, तो क्या हम विवाह करना बंद कर देंगे? हम परिवार बसाना बंद कर देंगे? एक बच्चा अपने माता पिता से नाराज होकर उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई बात होने पर वो आत्महत्या कर लेता, आप किसको दोष देंगे? हम समाज में सुधारने की बात करनी चाहिए, समाज में जागरूकता लाने की बात करनी चाहिए। आज हम ये चर्चा नहीं कर रहे कि हम संस्कारवान कैसे बनाएं, हम ये बात नहीं कर रहे कि हम
अपव्ययता की ओर कैसे जाएं, लोग मितव्ययी कैसे बने, जो मौलिक गुण है उनके बारे में चर्चा होनी चाहिए। कोचिंग संचालकों पर दोषारोपण करने मात्र से काम चलने वाला नहीं है। आज अगर अभिभावक उसके पुत्रों के बारे में या पुत्री के बारे में अनभिज्ञ या अज्ञानतावश कोई निर्णय लेता है या प्रतिस्पर्धा के चलते निर्णय लेता है या समाज में जीने के लिए निर्णय लेता है, इसके लिए आप किसको दोष देना चाहते हैं? अपराध की अगर आप बात करते हैं, कोटा में अपराध कोचिंग में ही नहीं है। अपराध को कोचिंग से जोड़ना मैं उचित नहीं मानता। गैंगवार प्रचार ये भी किया गया कि बिहार के एक छात्र को राजस्थान में मार दिया गया। राजस्थान के लोगों का कोई लेना देना नहीं। कोटा के अंदर पारिवारिक वातावरण है। हम बहुत पुरजोर शब्दों में कहना चाहते हैं, कोटा के अंदर जो बच्चे रहते हैं उन्हें अपने बच्चे से ज्यादा यहाँ स्नेह दिया जाता है। हमारे यहाँ के लोग उनके चिकित्सा की देखभाल करते हैं। सांसद साहब, बेसिकली स्मृति ईरानी जी का एक वक्तव्य आया जब यहाँ पर ये बात हुई कि हम बहुत जल्दी कुछ इस तरीके का कार्यक्रम चालू करना चाहते हैं, इस तरीके की पढ़ाई चालू करना चाहते हैं जिसमें बच्चों को कोचिंग सेंटर्स में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पिछले 50 सालों के सारे जितने भी 12th के पेपर्स हैं उनको हम ऑनलाइन दिखाएंगे, बच्चे उनको देखेंगे और उसके साथ पढ़ाई कर सकते हैं और अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। क्या लगता है आपको कि क्या अगर ये सारी स्थितियाँ रही तो क्या कोटा की स्थितियों में कहीं सुधार होगा कि अब वापस कोटा की स्थितियां वापस वहीं कुछ बदलती नजर आएगी? केंद्र सरकार का मत है कि देश की एजुकेशन पॉलिसी पर चर्चा होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये दुर्भाग्य रहा कि देश के अंदर अभी तक पार्लियामेंट के अंदर, विधानसभाओं के अंदर शिक्षा नीतियों पर, पॉलिसीज पर चर्चा नहीं हो पाई। देश का हर वर्ग ये चाहता है कि एजुकेशन इस तरीके की हो, स्कूल एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन और उसके बाद विश्वविद्यालय कॉलेजों के। तो स्मृति ईरानी जी का ये कहना है कि हम प्राइमरी बेस पर स्कूल एजुकेशन को बेटर बनाना चाहते हैं, अच्छी बनाना चाहते हैं ताकि कोचिंग की बच्चे को आवश्यकता नहीं पड़े। लेकिन देश के अंदर, मैं जब हर देश के अंदर हिस्से में जाता हूं तो कोचिंग यहाँ पर ही नहीं है। मेरे मित्र पंकज जी ने बताया, शायद आप दिल्ली के जब मुखर्जी नगर में जाओगे तो शायद वहाँ के हालात देखोगे तो आप लगेगा कि 10 बाई 10 के कमरे में 4 बच्चे भी पढ़ते हैं, 5 बच्चे भी पढ़ते हैं। जैसी आर्थिक हालात होती है उस हालात में माता पिता की इच्छा होती है कि मेरा बेटा अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करे और मेरा बेटा होगा, मेरी बेटी होगी तो मैं भी ये कोशिश करूंगा कि मेरी बेटा बेटी अच्छी शिक्षा प्राप्त करे। और ये सब माता पिता का सपना होता है, आपका भी सपना होता है, जो जिनके बेटे बेटी उनका सपना रहता है कि मेरा बेटा अच्छा पढ़े। इसके लिए एक अच्छे वातावरण की आवश्यकता और अच्छा वातावरण कोटा में है। निश्चित रूप से दुर्भाग्य से 2-3 घटनाएं हमें निश्चित रूप से चिंता करती है, लेकिन यहाँ के वातावरण बेहतर है, अच्छी शिक्षा का वातावरण है, इसलिए देश का विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आता है। एक चीज़ और जो सुनने को मिलती है कि बिहार, यूपी से जो बच्चे आते हैं वो आर्थिक अभाव में से आते हैं, परंतु उन आर्थिक अभावों के बीच में यहाँ अपने आप को संरक्षित नहीं कर पाते, सुरक्षित नहीं कर पाते, परंतु जब उन्हें जाना होता है तब यहाँ पर वो बेचारे अपना सामान भी बेच देते हैं, कभी कभार इवन दैट अपनी साइकिल भी बेच देते हैं। 1200 की साइकिल 300 रुपये तक बेच देते हैं, लोग उसका मोल भाव लगा लेते हैं। क्या आपको लगता है कि एक पूरा हिंदुस्तान एक है, परंतु राज्यों के लोग, राज्यों के बच्चे जब यहाँ आए, राजस्थान में आए, तो उनको उस संरक्षक और उस स्वतंत्रता के साथ जीने का मौका मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? देश की, हमारे देश की हर राज्य की भौगोलिक स्थिति और आर्थिक स्थिति लोगों की अलग अलग है। बिहार में आप जाएंगे तो किलोमीटर तक आपको कोई इंडस्ट्री नहीं मिलेगी, कोई उद्योग धंधे नहीं मिलेंगे, वहाँ एग्रीकल्चर बेस्ड लोग हैं। और इसीलिए देश का अंदर जितना भी बिहार का विद्यार्थी हो, चाहे दिल्ली हो 10 मिनट और चाहे राजस्थान हो, देश के किसी भी हिस्से में चले जाओ आप, वहाँ का बच्चा एजुकेशन प्राप्त करना चाहता, अच्छी शिक्षा प्राप्त करना चाहता है। इसलिए आप देखो IAS IPS में भी आप गिनती करेंगे तो वहाँ के बच्चे ज़्यादा होते हैं बिहार के, इसलिए होते हैं कि वहाँ पर विकल्प उनके पास नहीं है। आप गुजरात में चले जाओ, आपको वहाँ गुजरात के अंदर कोई नौजवान आपको नौकरी करने को नहीं मिलेगा, बिजनेस में मिलेगा। राजस्थान में हाड़ौती में चले जाओ, यहाँ का एक बच्चा आपको हिंदुस्तान के किसी कोने में व्यापार, उद्योग, नौकरी करता नहीं मिलेगा। तो हर जगह की अलग अलग हालात है। बिहार के अंदर केवल एग्रीकल्चर बेस है, इंडस्ट्री सेक्टर नहीं है। और जिस तरीके का बिहार में लगातार इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट नहीं हुआ, कंप्लीट वहाँ पर एग्रीकल्चर बेस और मजदूरी बेस लोग हैं,
इसलिए वो उनका सपना है कि हमारे बच्चों को अच्छे पढ़ाएं, जितनी उनकी आर्थिक स्थिति होती है उसको बेहतर शिक्षा दिलाने का काम करते हैं। अब उसको अलग अलग राज्यों से जोड़ने का कोई अर्थ नजर नहीं आता। यहाँ पे लूंगा एक छोटा सा ब्रेक के बाद पुनः आपसे मुखातिब होता हूँ। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर गोपाल सिंह नरोका साहब अर्थशास्त्री हैं। जैसा मैं इधर चर्चा कर रहा था कि स्मृति ईरानी जी ने जैसा कहा, अगर इस शहर की कोचिंग सेंटर्स के कहीं बात आ जाती है, जैसे अभी नीट का हमारे पास पिछले दिन का उदाहरण है, जिस तरीके से मेडिकल कॉलेजेस पे शिकंजा कसा गया, अगर इसी तरीके से कहीं कोचिंग सेंटर्स पे भी शिकंजे कस दिए गए तो क्या इस शहर की स्थिति क्या होगी सर? शिकंजे कसने की बात नहीं है, मूल मुद्दा है कोचिंग के नियमन और नियंत्रण का। उसके लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए और इसका अर्थ ये नहीं हम कोचिंग को समाप्त करना चाहते हैं। कोचिंग का सही दिशा में सही तरीके से उन्नयन और विकास हो, उसके लिए एक नियमन और नियमित व्यवस्था हमारे पास होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि बिहार के विद्यार्थियों के सामने अर्थ की बड़ी समस्या होती है और उसके कारण उन पर है ना दो प्रकार के दबाव होते हैं। एक शहर की चहल पहल के संदर्भ में न्यूनतम जीवन स्तर को बनाए रखने का, और दूसरा ये होता है कि वो अपने शिक्षा के स्तर को कैसे ऊंचा ले जाए उसको बनाए रखने का। ये दो दबाव काम उसके साथ करते हैं, दोहरे दबाव काम करते हैं, और इसलिए इस समस्या को समग्र दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। सबसे पहला काम पेरेंट्स काउंसलिंग होना चाहिए, जहां उनको ये सिखाया जाए कि वो बच्चों को इस प्रकार से तैयार करें कि वो एक सीमा तक दबाव झेलने की स्थिति में रहे। दूसरी बात, स्टूडेंट्स की काउंसलिंग होनी चाहिए कि आपको संघर्ष करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, और जीवन एक ये कुरुक्षेत्र है और इसलिए संघर्ष आवश्यक है। दबाव से आप कहीं भी नहीं बच सकते, क्योंकि जिस प्रकार से समाज है वो दबाव आएगा। सवाल ये उठता है कि आप दबाव को किस प्रकार से सहन कर सकते हैं, ये आवश्यक है। देखिए, शहर दबाव में नहीं है। शहर की आजीविका, हजारों लाखों लोगों की आजीविका कोचिंग की वजह से चल रही है। लोगों के चूल्हे कोचिंग की वजह से चल रहे हैं, जल रहे हैं। तो ये सवाल दबाव का नहीं है। शहर का जिस तरह से यहाँ फैक्ट्रियां बंद होने के बाद में ये औद्योगिक पतन हुआ तो लोगों के भूखे मरने की नौबत आ गई। चलिए, आज पूरे शहर की आजीविका कोचिंग चला रहे हैं, इसलिए पूरा शहर आभारी है कोचिंग का। हमारे बीच में मेयर साहब बैठे हैं, महेश विजय जी, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। इस शहर की बात चल रही है साहब, मैं क्योंकि इस टॉपिक को आप तक इसलिए लाना चाहता था कि शहर की बात करके आप तक लाना चाह रहा था। अभी ये शहर को मैंने एक शब्द कहा था कि शहर दबाव में है। राजावत साहब कहते हैं कि शहर उन्हीं की वजह से चल रहा है, क्योंकि उनकी वजह से आजीविका चल रही है शहर की। क्या कहना चाहते हैं आप मेयर होने के नाते? शहर कोचिंग्स के दबाव में नहीं है, पर कोचिंग का प्रशंसक है, क्योंकि कोचिंग ने उस समय शहर की उन्नति में योगदान किया जब शहर का उद्योग सिमट रहा था। मैं समस्त मीडिया से माफी चाहते हुए एक कटु सत्य भी कहना चाहता हूँ। बोलिए। जिस तरह की जिस मात्रा में घटनाएं हो रही हैं, लाइसेंस शुदा ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं फिर भी एक्सीडेंट होते हैं, उद्योगों में काम करते हैं वहां भी दुर्घटनाएं होती है, थर्मल में ट्रेंड इंजीनियर होते हैं फिर भी दुर्घटनाएं होती है। ऐसी स्थिति में इतने बड़े समूह में इतनी सी मात्रा में अगर कोई दुर्घटना होती है, परंतु उसको जिस तरह से प्रचारित किया जाता है, मैं तो माफी चाहते हुए कहना चाहता हूँ वो बच्चों के सीखने के एक बिंदु बन जाता है। क्या राजनीतिक संरक्षण भी मिल रहा है उनको? सर, किसी कोचिंग को कोई राजनीतिक संरक्षण, या राजनीति को वो संरक्षण दे रहे हैं? दोनों का कहीं कोई तालमेल नहीं है। न किसी राजनीति का सर, कोचिंग मेहता साहब छोड़ दीजिए इस बात को छोड़ दीजिए। हाँ सर, न किसी कोचिंग को राजनीतिक संरक्षण है, न किसी कोचिंग वाले का राजनीति से कोई संबंध है, परंतु आम जनता का कोचिंग के प्रति जो लगाव है, क्योंकि उनसे कोटा शहर की शान बढ़ी है। आज कोटा शहर में थर्मल आया था, थर्मल के इतिहास को अगर आज तक जोड़े तो उसमें सैकड़ों दुर्घटनाएं हुई, लोग मारे गए, पर चिमनी गिर, परंतु क्या इंडस्ट्री नहीं आएगी, डेवलपमेंट नहीं होगा? मैं तो ये चाहता हूँ कि ये जो सेंटिमेंटल छोटी उम्र के बच्चे हैं, अखबार में जब पढ़ते हैं कि यार वो परेशान हुआ और उसने सुसाइड कर लिया, कोचिंग का दबाव रहा, तो बच्चों को एक प्रेरक प्रसंग मिल जाता है। ऐसी घटनाएं आमतौर पर नवजात बच्चों को सुनने समझने लायक मैं नहीं मानता।
मैं भी एक शिक्षक हूँ और इस नाते से बच्चों को प्रोत्साहन वाली बात आनी चाहिए, साहसिक बात आनी चाहिए, संघर्ष करने की बात आनी चाहिए। मैं एक घटना कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। बोलिए। एक 1.5-2 साल पुरानी घटना बता रहा हूँ मैं कि कोटा में कोई ऐसा थर्मामीटर न कोचिंग के पास है, न पुलिस के पास है, न आम आदमी के पास है कि किस तरह का बच्चा आ रहा है। एक बच्चा 1.5-2 साल पुरानी घटना है, किसी गलत प्रवृत्ति में अपराध में पकड़कर उसको थाने ले गए, जवाहरनगर थाना। मैं भी स्वयं गया था, उसके घर वालों का नंबर लेकर उनको फोन किया तो उसके फादर बोलते हैं कि साहब 2 साल तो चैन से रहने, तो इसीलिए तो कोटा भेजा। हमने कहा कि इसको ले जाओ आप, ये बच्चा यहाँ अपराध प्रवृत्ति में, इसको सजा हो जाएगी। उन्होंने कहा 2 साल के लिए छोड़ा है, 2 साल हमें चैन। तो इस तरह का जो कुछ % बच्चा आ जाता है, इसका कोई थर्मामीटर कोटा में नहीं होता। अब वो आकर कोटा में अगर अपराध कर ले और एक घटना को जन्म दे दे, उसकी वजह से कोटा के चरित्र को अगर हम प्रभावित कर लें, तो मैं समझता हूँ ये कोटा शहर के लिए नाइंसाफी होगी। चलिए, जिधर कुछ सवाल हैं खड़े होके बोलते हैं। जहां तक कोचिंग संस्थानों की बात है, 95 की बात बताऊं, मैं खुद एलन में एडमिशन लेने गया था। उस समय लगभग 3200 रुपए फीस हुआ करती थी। आज भारी मोटी रकम ले रहे, ये गलत है। प्रीति जी, आपने बहुत सारे काउंसलिंग किए हैं, बहुत सारे कॉलेजेस में काउंसलिंग करी है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में काउंसलिंग करी है, क्या कहना चाहती हैं आप? संक्षिप्त शब्दों में क्या कहना चाहती हैं? देखा जाए तो कोटा के लिए सुसाइड सिटी एक बोलना बहुत बड़ा धब्बा है। हाँ। हम लोग हमारी जिम्मेदारी समझे, जहाँ यहाँ की जनप्रतिनिधि है, यहाँ के जो जिम्मेदार व्यक्ति है वो समझे। क्या हम कभी कोचिंग इंस्टीट्यूट के बीच में जाके हमने पूछा है कि उन्होंने ऐसी कॉन्फ्रेंस करवाई है कि जिन पे उनके बच्चों का बौद्धिक विकास हो सके, क्या उनका राष्ट्रवाद व्यक्तित्व का विकास हो सके? हमने क्या उनके बौद्धिक सर्वांगीण विकास के लिए भी हमने उनके कोचिंग्स को ऐसा प्लान लेके आया उनके बीच में? कोटा को सुसाइड सिटी बोलना मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोटा सुसाइड सिटी नहीं, प्रोटेक्टिव सिटी है। मेरा सवाल ये है कि कोटा के सभी जनप्रतिनिधि, एसपी साहब सब यहाँ उपस्थित है, तो क्या कोचिंग के पक्ष विपक्ष में सारी बातें चल रही है, तो क्या कोचिंग के संस्थापकों को यहाँ नहीं होना चाहिए था इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए? किसी को नहीं पता होगी ये चीज। जहाँ पर बिहार और यूपी से बच्चा यहाँ पर पढ़ने आ रहा है, वहाँ उद्योगपति ज्यादा है, क्योंकि वहाँ किडनैपिंग ज्यादा होती है। वहाँ के बच्चे भी तो यहाँ पर आके पनप रहे हैं, वहाँ पढ़ने नहीं आ रहे हैं, उनको सिर्फ यहाँ पर शरण दे रखी है कि तुम वहाँ पर जाके रह लो थोड़ी दिन सुरक्षित के लिए, वरना वो वहाँ से जाएंगे तो वहाँ पे किडनैप हो जाएंगे। हमारे निरीक्षक साहब ने कहा कि 16 से 18 साल के बच्चे हैं, इसलिए हम उन पे सख्त कार्रवाई नहीं कर सकते। तो क्या इस तरह का कोई कानून हम ला सकते हैं? जो ये एक इंटेंशनल हत्या थी, ये कोई गलती से करी गई हत्या नहीं थी, ये एक इंटेंशनली हत्या थी। तो क्या इस तरह के निर्दयी जो छात्र हैं, जो यहाँ पर आके सिर्फ पढ़ाई का ढोंग रचते हैं और इस तरह की गैंग में शामिल होते हैं, उन पे हम कोई ऐसा सख्त कानून लाके इन पे कार्रवाई नहीं कर सकते क्या? जिस प्रकार से कोचिंगों के बाहर कोचिंगों की छुट्टियां होती है, तो लड़के 50 लड़के इकट्ठे होते हैं वहाँ पर और बातें करते हैं, ग्रुप बना के आपस में लड़ते हैं। तो हमारी मांग है प्रशासन से कि वहाँ पर गश्त की जाए, जो लड़के इकट्ठे होते हैं उनको डांट फटकार के वहाँ से भगाया जाए। अंतिम दौर में यहाँ पर संतोष सोलंकी जी बैठे हैं, जो मर्चेंट नेवी से हमारे बीच में हैं और कोटा से ताल्लुक रखते हैं, जहाँ पे हम सारी बात कर चुके हैं। डिसिप्लिन की बात जहाँ आ रही है, जहाँ पर हम सारी बातें कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? संचालकों के ऊपर पूर्ण नियंत्रण प्रशासन का कम है, वो थोड़ा बढ़ना चाहिए। और बाकी समस्याओं के बारे में जितनी भी चर्चा हुई है, समस्याओं के तो सबको पता है कि ये समस्या है, पर समाधान के बारे में एक ही चर्चा सामने आई कि यहाँ एक पुलिस थाना खोला जाएगा और समस्याओं के बारे, समस्या तो बहुत है पर लेकिन समाधान की यहाँ और आवश्यकता है। कुछ समाधान होंगे भी नहीं। मेरे पास में यहाँ पे क्रांति तिवारी जी बैठे हैं, सचिव पीसीसी। मैं उन तक भी आना चाहता हूँ, क्रांति तिवारी साहब से। सर, संक्षिप्त में क्या कहना चाहते हैं इस चर्चा को लेकर? निश्चित तौर पे जब ये कोचिंग शुरू हुए थे, मुझे वो भी समय याद है, क्योंकि मैं इस एरिया में रहता हूँ, उसी एरिया में मेरा ज़्यादातर बैठना उठना है। जब ये कोचिंग शुरू हुए थे तो किसी समय पर यहाँ एडमिशन लेने के लिए 84% मार्क्स हुआ करते थे, और उसके बावजूद भी बच्चे को बंसल में, एलन में एंट्रेंस के बाद उसके बावजूद भी एग्जाम में बैठने की वो नहीं मिल पाती थी। तो भले ही यहाँ के लोगों से संपर्क मिला के किसी ना किसी तरीके से करके वो एडमिशन कराते थे। दूसरा इन्होंने इस तरीके का कार्यक्रम कर दिया कि ये जो कोचिंग है, एक कोचिंग से लेकर दूसरे कोचिंग, फैकल्टी तोड़ने का एक माफिया तरीके का जो कार्यक्रम शुरू किया। फैकल्टी तोड़ रहे, फिर कुकुर बुत्तों की तरीके से। देखो, यह 4-5 कोचिंग है जिन्होंने जो देश में नाम रखते हैं, लेकिन ये दूसरे कुकुर बुत्ते की तरह जो निकले है ना, वो सब जो जैसा भी आ रहा है, जो सही कहीं भी नहीं पढ़ना चाह रहा, वो भर के ये कर रहे हैं। ये क्वालिटी की बात नहीं हो पा रही, क्वांटिटी की बात हो रही है, पर क्वालिटी की बात नहीं हो पा रही है। डिप्टी मेयर साहिबा बैठी है हमारे बीच में, उनसे भी बात कर लेता हूँ। जब आदमी कोई राइज कर जाता है, प्रोग्रेस कर जाता है, तो उसकी
हमें नेगेटिव दिखता है, तो हमें नेगेटिव नहीं देख के पॉजिटिव देखना चाहिए। एक बात अभिभावक को ध्यान रखनी क्या आपको चाहिए। नहीं लगता कि 3,000 की फीस से स्टार्ट हुआ 1.5 लाख रुपए की फीस आपको नहीं लगता नहीं है? आज पैसे की वैल्यू क्या थी पहले उस जमाने में, जब 3,000 साल में 3 लाख से 10 लाख रुपए। 3 लाख और 10 लाख की बात नहीं, बात यह है कि वो माँ बाप जिनको लगता है कि हमारे बच्चों का अब नंबर यहाँ कम आ रहे हैं, उनको लग रहा है कि हमारे बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं, तो उनको वापस अपने बच्चों को बुला लेना चाहिए। वो उन पे प्रेशर डालते हैं कि आप अच्छे मार्क्स लाएं, अच्छे मार्क्स लाएं। उनकी कैपेसिटी नहीं है, हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, हर बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता। तो मेरा उन माँ बापों से भी निवेदन है कि वो अपनी बच्चों से ज्यादा अपेक्षाएं न करें, और पुलिस प्रशासन थोड़ा सा अलग थाना बना के यदि ध्यान देगा तो निश्चित रूप से हमारे जो बच्चे यहाँ अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं वो सुरक्षित महसूस करेंगे। चलिए, यहाँ अंतिम दौर में यही कहना चाहता हूँ, और उन सारे जितने पेरेंट्स हैं यहाँ पे जिन्होंने बच्चों को कोटा में भेजा हुआ है, उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ अंतिम दौर में कि उन बच्चों पर इतना बोझ मत डालिए कि बच्चे अपने दिमाग की नसों में तनाव पैदा कर लें और कहीं ना कहीं वो अपने अंतिम दौर में पहुंचने की कोशिश कर लें। शाम को जब फ़ोन करें तो ये पूछिए ज़रूर कि बेटा आज तूने क्या खाया है, ये मत पूछिए कि आज तूने कितने मार्क्स लिए हैं। उसके बाद आप पूछ सकते हैं कि क्या आप मार्क्स लिए हैं, और प्यार से उन बच्चों को जानिए। और ख़ास कर जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि यहाँ के जितने कोचिंग सेंटर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं इन बच्चों को संभालें, एक CSR एक्टिविटीज़ के बीच में आएँ और इस शहर को भी संभालें, इस शहर के बच्चों को भी संभालें और बाहर से आए हुए बच्चों को भी संभालें। आप सभी का आने का बहुत बहुत धन्यवाद।